हेलो गाइस, तो आज की वीडियो में हम करेंगे सेक्शन 21 ऑफ सीपीसी 1908। तो सेक्शन 21 हमें बताता है ऑब्जेक्शन टू ज्यूरिसडिक्शन। इन टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन, जैसे इसे हम प्लेस ऑफ स्यूइंग भी कहते हैं, एपेलेंट और रिवीजनल कोर्ट शैल नॉट अलाउ ऑब्जेक्शन अनलेस डिफेंडेंट प्रूफ। अब यहाँ क्या बताया गया है कि जो टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन है या हमने जब ऑब्जेक्शन रेज करनी है तो एपेलेंट और रिवीजनल कोर्ट में ऑब्जेक्शन रेज नहीं की जा सकती अनलेस, जब तक कि जो डिफेंडेंट है वो कुछ पॉइंट्स ना प्रूफ कर दे। अब कौन से पॉइंट्स हैं जो डिफेंडेंट को प्रूफ करने पड़ेंगे? वो हैं दैट एट अर्लीस्ट अपॉर्चुनिटी ही हैज़ रेज्ड ऑब्जेक्शन इन ट्रायल कोर्ट, कि जो डिफेंडेंट है उसे ट्रायल कोर्ट में ही ऑब्जेक्शन रेज करनी पड़ेगी। एंड उसके बाद है ड्यूरिंग सेटलमेंट ऑफ इश्यूज और बिफोर सेटलमेंट रेज्ड ऑब्जेक्शन। अब वह कब ऑब्जेक्शन रेज कर सकता है? जब सेटलमेंट चल रहा है या सेटलमेंट से पहले। तो अब हम करेंगे एग्जीक्यूटिंग कोर्ट। अब एग्जीक्यूटिंग कौन सा कोर्ट होगा? जो डिक्री को एग्जीक्यूट करेगा। अब इसमें क्या है? नो ऑब्जेक्शन एज टू कॉम्पिटेंस ऑफ एग्जीक्यूटिंग कोर्ट with reference to local limits unless objection was taken in executing court at earliest possible opportunity and unless there has been consequent failure of justice। अब इसमें क्या बताया गया है कि जो एग्जीक्यूटिंग कोर्ट है हम उसमें भी ऑब्जेक्शन रेज नहीं कर सकते उसकी कॉम्पिटेंसी को लेकर, कि जौन सा मान लो जो कोर्ट एग्जीक्यूट कर रहा है डिक्री को, हम उसकी कॉम्पिटेंसी को लेकर ऑब्जेक्शन रेज नहीं कर सकते। हम ये नहीं बोल सकते कि यह जो कोर्ट है वो कॉम्पिटेंट नहीं है डिक्री को एग्जीक्यूट करने के लिए, तो वहाँ भी ऑब्जेक्शन रेज नहीं हो सकता। ऑब्जेक्शन एट अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी में ही रेज किया जाएगा अगर वहाँ पे कोई फेलियर ऑफ जस्टिस हुआ है। एंड उसके बाद है सेक्शन 21A क्लॉज। अब यहाँ पे क्या है? बार ऑन सूट टू सेट असाइड डिक्री ऑन ऑब्जेक्शन एज टू प्लेस ऑफ स्यूइंग। नो सूट शेल लाई चैलेंजिंग द वैलिडिटी ऑफ अ डिक्री पास्ड इन अ फॉर्मर सूट। अभी यहाँ क्या बताया गया है कि कोई भी सूट फाइल नहीं हो सकता एक डिक्री की वैलिडिटी को चैलेंज करने के लिए। जैसे हमने ऊपर पढ़ा है कि एग्जीक्यूटिंग कोर्ट की कॉम्पिटेंसी के ऊपर हम कोई ऑब्जेक्शन रेज नहीं कर सकते, वैसे ही ये सेक्शन भी हमें यही बताता है कि हम कोई भी सूट फाइल नहीं कर सकते वैलिडिटी ऑफ डिक्री को चैलेंज करने के लिए, जो डिक्री की वैलिडिटी को चैलेंज करे किसी फॉर्मर सूट में जो डिक्री पास हुई है, बिटवीन द सेम पार्टीज और बिटवीन द पार्टीज अंडर whom they or any of them claim intigating under same title on any ground based on an objection as to place of suing। अब वह डिक्री कौन सी होगी? वो पहले फॉर्मर सूट में पास की गई है, सेम पार्टीज हैं, पार्टीज का टाइटल सेम है, क्लेम सेम है। तो अगर वह पार्टी डिक्री की वैलिडिटी को चैलेंज करने के लिए कोई और सूट फाइल करेगी तो उस पे बार लगा दी है सेक्शन 21A ने। तो अब हम करेंगे सेक्शन 9 जो कि हमारी सब्जेक्ट मैटर ज्यूरिसडिक्शन को बताता है। अब जो सेक्शन 9 है हमारा वो बेस्ड है एक मैक्सिम के ऊपर। वो मैक्सिम है उबी जस इबी रेमेडियम, जिसका मीनिंग है वेयर देयर इज अ राइट देयर इज अ रेमेडी, कि जहाँ कोई राइट है वहीं रेमेडी होती है। अगर व्यक्ति का कोई राइट वायलेट होगा तो उसे रेमेडी मिलेगी। अब जो सेक्शन 9 है वो हमें राइट टू स्यू भी प्रोवाइड करता है, सूट करने का राइट।
अब ये लीगल राइट है, तो अगर लीगल राइट कोई भी वॉयलेट होगा तो सेक्शन 9 के अंडर हमें सूट फाइल करने का राइट प्रोवाइड किया गया है सीपीसी में। अब सब्जेक्ट मैटर है जो सूट ऑफ सिविल नेचर। अब जो सब्जेक्ट मैटर होगा सेक्शन 9 के अंडर जिसके बेसिस पे हमें सूट फाइल करना है, उसका नेचर सिविल होना चाहिए सबसे पहले, क्योंकि हम सीपीसी पढ़ रहे हैं। तो जो हम सूट फाइल करेंगे उस सूट का नेचर सिविल नेचर होगा। अब जो सेक्शन 9 है, इट गिव्स राइट टू फाइल सूट, कोर्ट हैज ज्यूरिसडिक्शन टू ट्राई केसेस। अब कोर्ट कॉम्पिटेंट है, कोर्ट के पास ज्यूरिसडिक्शन है सिविल सूट्स को ट्राई करने की। अब यहाँ पे कुछ रेस्ट्रिक्शंस भी हैं। अब जैसे एक क्वेश्चन है, मान लो हु विल डिसाइड दैट कोर्ट हैज ज्यूरिसडिक्शन, कि कौन डिसाइड करेगा कि कोर्ट के पास ज्यूरिसडिक्शन है या नहीं। अब यहाँ पे कोर्ट इटसेल्फ विल डिसाइड, मतलब यहाँ पे प्रिजम्पशंस हैं। प्रिजम्पशन ये बना ली जाती है, या प्रिजम्पशन ये होती है कि कोर्ट हैज ज्यूरिसडिक्शन। हम ये मान के चलते हैं कि कोर्ट के पास ज्यूरिसडिक्शन है, कॉम्पिटेंट है, दैट कोर्ट इज कॉम्पिटेंट टू ट्राई दैट काइंड ऑफ केस। अब हम कॉन्सिक्वेंसेस देखेंगे कि कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे अगर कोर्ट के पास टेरिटोरियल या पेक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन नहीं है। तो जो प्लेंटिफ प्लेंट लेकर जाएगा कोर्ट में, वो प्लेंट रिटर्न हो सकती है, ये ऑर्डर 7 रूल 10 में दिया गया है। या तो वो जो प्लेंट है वो रिजेक्ट हो सकती है ऑर्डर 7 रूल 11 के अंदर, या वो प्लेंट विड्रॉ हो सकती है, विड्रॉ ऑफ सूट ऑर्डर 23 के अंडर। इफ कोर्ट डिसाइडेड मैटर देन डिसीजन वाज नॉट वॉइड, इर्रेगुलर होगा वो। जैसे हमने पिछली जो हमारी वीडियो थी उसमें हमने पढ़ा है कि अगर ऐसा कोर्ट जिसके पास ज्यूरिसडिक्शन नहीं है वह डिक्री को पास कर देता है, तो वो जो डिक्री है वो वॉइड नहीं होगी, वह डिक्री इर्रेगुलर होगी। डिक्री पास बाय द कोर्ट डोंट हैव सब्जेक्ट मैटर ज्यूरिसडिक्शन। अब ऐसा कोर्ट जिसने डिक्री पास की है मगर उसके पास सब्जेक्ट मैटर ज्यूरिसडिक्शन नहीं है, देन डिक्री वॉइड होगी। अब यहाँ पर फर्क है, देखिए इनमें ये दो बातें हैं। जैसे मान लीजिए अगर यहाँ हमने जैसे पहले हमने पढ़ा है कि पहले जो डिक्री कॉम्पिटेंट कोर्ट, अब यहाँ पे ज्यूरिसडिक्शन का फर्क है। पहले हम जो बोल रहे हैं कि डिक्री इर्रेगुलर होगी वो है पेक्यूनरी और टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन के केस में। अब जब हम डिक्री को वॉइड बोल रहे हैं तो वो हम इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सब्जेक्ट मैटर ज्यूरिसडिक्शन के बारे में बात कर रहे हैं कि जब सब्जेक्ट मैटर ज्यूरिसडिक्शन किसी कोर्ट के पास नहीं होगी देन वो जो डिक्री है वो वॉइड होगी। अगर किसी कोर्ट के पास पेक्यूनरी या टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन नहीं होगी तब वो डिक्री इर्रेगुलर होगी। उसके बाद हम करेंगे ऑब्जेक्शन कैन रेज्ड एट एनी टाइम। अब हम इसका देखेंगे कि ऑब्जेक्शन किस टाइम रेज कर सकते हैं सब्जेक्ट मैटर ज्यूरिसडिक्शन में। ऑब्जेक्शन कैन रेज्ड एट एनी टाइम और स्टेज इन सब्जेक्ट मैटर ज्यूरिसडिक्शन वेदर इन ट्रायल कोर्ट और अब इसका मतलब क्या है कि ऑब्जेक्शन किसी भी स्टेज पे रेज हो सकता है इन सब्जेक्ट मैटर ज्यूरिसडिक्शन, चाहे हम इसे ट्रायल कोर्ट में कर सकते हैं रेज, चाहे हम एपेलेंट कोर्ट में रेज कर सकते हैं। पर जब हम टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन या पेक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन की बात करते हैं तब हम एपेलेंट कोर्ट में इश्यूज या ऑब्जेक्शंस रेज नहीं कर सकते। अब हम देखेंगे सूट्स ऑफ सिविल नेचर। अब हमारे सीपीसी में बताया गया है कि कौन से सूट्स सिविल नेचर के नहीं हैं। तो सबसे पहले आ गया प्योरली पॉलिटिकल इशू। अगर कोई भी मैटर है जो प्योरली पॉलिटिकल इशू है उसे हम सिविल नेचर में काउंट नहीं करेंगे। और उसके बाद है प्योरली रिलीजियस नेचर
और सोशल कास्ट। अगर इससे रिलेटेड कोई भी मैटर राइज होता है तो वो एज अ सिविल सूट ट्राई नहीं किया जाएगा। और उसके बाद है मॉरल नेचर एंड उसके बाद क्रिमिनल नेचर। ये तो हमें पता ही है कि सिविल सूट में क्राइम या क्रिमिनल मैटर्स हैंडल नहीं किए जाएंगे। तो अब हम सेक्शन 9 के कुछ जैसे एसेंशियल्स करते हैं कि यहाँ पे दिया गया है कि कोर्ट टू ट्राई ऑल सिविल सूट्स अनलेस बार्ड, कि कोर्ट्स सभी तरह के सूट्स ट्राई करेंगे अनलेस बार्ड, बट जिन्हें एक्सक्लूड किया गया है इसकी ज्यूरिस्डिक्शन से। अब जैसे राइट टू प्रॉपर्टी हो गया, वो सिविल नेचर का सूट है। राइट टू एन ऑफिस, ये भी सिविल नेचर का सूट है। अब इसमें सबरीमाला केस है, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इसमें। अब राइट टू जो स्यू है हमारा सेक्शन 9 में दिया गया, वो एब्सोल्यूट नहीं है, इसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी हैं। जैसे सीपीसी की जो अदर प्रोविजंस हैं, जैसे सेक्शन 21A, सेक्शन 10, सेक्शन 11, सेक्शन 12, ये रिस्ट्रिक्शंस हैं हमारे राइट टू स्यू के। अब ये जो रिस्ट्रिक्शंस हैं ये एक्सप्रेसली बार्ड भी हैं और इम्प्लाइडली बार्ड भी हैं। अब एक्सप्रेसली बार्ड मतलब ये रिटन है किसी अदर एक्ट में, और इम्प्लाइडली बार का मतलब है कि बाय कंडक्ट। जैसे मान लो स्पेशल कोर्ट्स बनाए गए हैं, स्पेशल मैटर्स हैं। अब एक्सप्रेसली बार्ड में जैसे दिया गया है इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल्स, लेबर कोर्ट्स, जैसे लेबर रिलेटेड कोई भी अगर डिस्प्यूट अराइज होता है तो वो लेबर कोर्ट में फाइल किया जाता है एंड लेबर कोर्ट उसे रिजॉल्व करती है। Thank you so much guys for watching this video. Do share, like and subscribe this channel.